डीएनए। हम अक्सर सुनते हैं ना कि ये मैनेजर अगर यूनाइटेड में आ गया तो यूनाइटेड का डीएनए खराब हो जाएगा, वो यूनाइटेड के डीएनए को मैच नहीं कर पाएगा। मूरिन्यो के टाइम पे हमने ये चीज सुनी थी हमारे लेजेंड्स को बोलते हुए कि मूरिन्यो ने आकर क्लब का कल्चर, क्लब का डीएनए खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बट आखिर कभी हमने ये समझने की कोशिश की है क्या इस क्लब का डीएनए? आखिर किस चीज को हम इस क्लब का डीएनए बोलकर फ्रेज करने की कोशिश करते हैं? तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि इस वक्त पे यूनाइटेड का कोई डीएनए नहीं है बेसिकली। क्योंकि आप डीएनए जब किसी चीज के बारे में बात करते हो ना, तो डीएनए होता है आपका नेचर, आपका कल्चर। इस वक्त पे क्या कल्चर है यूनाइटेड का, क्या नेचर है यूनाइटेड का? अगर नेचर की बात करूं तो फिनिशिंग द सीजन विदाउट एनी ट्रॉफीज, ये डीएनए है। कल्चर, पेइंग अनरियलिस्टिक वेजेस टू योर सबस्टैंडर्ड प्लेयर्स, ये कल्चर है। इंक्लूजन ऑफ सबस्टैंडर्ड प्लेयर्स इन द प्लेइंग 11, ये कल्चर है, ये डीएनए है? नहीं। वो डीएनए जिसकी हम बात करते हैं वो डीएनए सर एलेक्स के साथ 2013 में विदा कर ले गया ओल्ड ट्रैफर्ड से। और उनके साथ गए वो प्लेयर्स जो कि एक मेंटालिटी मॉन्स्टर की तरह इस क्लब के लिए खेलते थे। मैं ना कल जब एरिक टेनहैग की अपॉइंटमेंट हुई, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था कि क्या एरिक टेनहैग यूनाइटेड का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, वो अपनी क्रॉय फिलोसफी को लेकर आएगा, उस फिलोसफी पे कभी यूनाइटेड ने वर्क नहीं किया है, क्या यूनाइटेड अब सिटी का प्लेइंग स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेगी, क्या हम जिस चीज के लिए सिटी को बोलते हैं कि भाई वो बिल्डअप बहुत बहुत स्लो करता है उनका, जरा से ज्यादा पासिंग करते हैं, क्या हमें भी वो अपनी टीम में देखने को मिलेगी? तो देखो बॉयज, ऐसा है कि फुटबॉल इवॉल्व होती है। फुटबॉल, अगर मैं सर एलेक्स के टेन्योर की भी बात करूं ना, तो उनके 26 साल के टेन्योर में भी हमने अलग अलग ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखी। और वो जो डीएनए डेवलप हुआ ना ओवर द इयर्स, वो क्लब की पहचान बना। क्योंकि उससे पहले का डीएनए वो नहीं था जो आज हम बात करते हैं सर एलेक्स के टाइम के डीएनए की, वो नहीं था। एक मैनेजर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक क्लब का स्ट्रक्चर किस तरीके से अपने सामने अपने हाथ में लेकर तैयार करता है। पेप गार्डियोला ने सिटी का स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो उनका डीएनए है। यर्गन क्लॉप ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया लिवरपूल के लिए, वो उनका डीएनए है। यूनाइटेड का डीएनए हुआ करता था कि द नेवर से डाई स्पिरिट, सामने वाली टीम के आगे 90 प्लस इंजरी टाइम तक घुटने नहीं टेकना। और उसी डीएनए की वजह से हमने इतनी सारी ट्रॉफीज जीती थी। वो कमबैक की कहानियां जो हमारे बार कहते हैं ना, वो फर्गी टाइम, वो फर्गी टाइम था डीएनए, वो फर्गी टाइम डीएनए था हमारी मेंटेलिटी की वजह से। अभी इस वक्त पर हमारी कोई मेंटेलिटी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मोहक भाई, हम एरिक टेनहैग के अंडर कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या मैगवायर का फ्यूचर रहेगा एरिक टेनहैग के अंडर या नहीं, प्लीज इसके बारे में हमें बताइए। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एरिक टेनहैग प्लेज इन अ 4-3-3 सिस्टम, मोर लाइक अ 4-2-3-1 सिस्टम, अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो, ठीक है ना? बट जब वो प्रोग्रेशन फेज में जाते हैं, जब उनकी टीम बिल्डअप फेज में जाती है, तो इट बिकम्स मोर लाइक अ 4-3-3। और जिसमें आपके जो 3 मिडफील्ड है ना, वो आपकी 2 नंबर 8 की मिडफील्ड हो गई, एक नंबर 6 की मिडफील्ड हो गई। तो जो मैं गला गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ ना कि एक नंबर 6 चाहिए, एक नंबर 6 चाहिए, वो एक एक नेसेसिटी है अगर आप टेनहैग जैसे मैनेजर को लेकर आ रहे हो। अब आपके जो वाइड प्लेमेकर्स हुए ना, वो आपके राइट बैक और लेफ्ट बैक भी इंक्लूड होते हैं उस चीज में, क्योंकि एरिक टेनहैग लाइक्स टू यूज द विड्थ ऑफ द पिच। और उनकी, अगर अपने आईएक्स को फॉलो किया होगा ना ओवर द लास्ट 4 सीजंस, तो आपने एक चीज देखी होगी कि उनकी आईएक्स हाई इंटेंसिटी और फ्लूइड फुटबॉल खेलती है। अब उस फ्लूइड फुटबॉल के लिए आपको बॉल डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है। अब बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एक टीम का बिल्डअप फेज में क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उनको ऑपरेट करना है बिटवीन द लाइंस में। और बिटवीन द लाइंस खेलने वाले प्लेयर्स हमारी टीम में कौन है? मैटिच है, फ्रेड कैन प्ले बिटवीन द लाइंस, एंड नॉट मैकटोमिने, डेफिनेटली नॉट मैकटोमिने, बट ब्रूनो कैन। तो हमें बेसिकली अभी कम से कम 2 मिडफील्डर्स की जरूरत है, जो कि एक नंबर 6 होना चाहिए आउट एंड आउट, साथ ही साथ वो बढ़िया प्लेमेकर भी होना चाहिए। मतलब एक होल्ड अप प्ले उसका बेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, वो बिल्डअप फ्रॉम द बैक में हेल्प करना उसे आना चाहिए ना। एक हमें चाहिए प्रॉपर नंबर 8, फ्रेड। yes, I like Fred. Fred has been brilliant under Ralph Rangnick, but Fred is not the right solution अगर आप एक टाइटल विनिंग टीम बनाना चाहते हो तो। he can be a great squad player, बट ही कैन नेवर बी अ प्लेयर दैट कैन विन यू टाइटल। ठीक है ना? तो हमें 2 साइनिंग्स तो यहाँ चाहिए। अब क्या हैरी मैग्वायर एरिक टेनहैग के सिस्टम में अच्छे से फिट होंगे? तो गाइज इसका आंसर है यस।
मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है सीरियसली, बट इसका आंसर है यस, बिकॉज एरिक टेनहैग का सिस्टम डिमांड करता है प्ले फ्रॉम द बैक, और इसीलिए एक प्लेयर का फायदा होने वाला है और एक प्लेयर का घाटा होने वाला है, और घाटा होगा डेविड डेहिया का, क्योंकि डेविड डेहिया का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया नहीं है। आप अगर ओनाना का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे आईएक्स में रहते हुए, तो ही वाज ब्रिलियंट। और अगर आप अभी सिटी में अगर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो एडरसन इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता है, वो गलती करने के बाद भी इतना कंपोज क्यों रहता है, क्योंकि उसके पास ना वो कॉन्फिडेंस है कि वो अगर थोड़ा सा फंबल करेगा भी तो वो रिकवर कर लेगा। डेहिया के केस में वो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता विद विद हिज फीट। अब यहाँ पर एरिक टेनहैग के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो डेविड डेहिया को एक एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर बना सकता है, बट क्या लेट नहीं हो चुका है, अब 30 साल का हो चुका है डेविड डेहिया, कहीं देर नहीं हो जाएगी। बट हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक कीपर और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर सीखने से कभी कतराता नहीं है, और हो सकता है अभी तक जितने भी मैनेजर्स आए हैं कभी किसी ने डेविड डेया के उस उस एरिया में जाकर वर्क करवाया ही नहीं है डेविड डेया से। तो देखते हैं एरिक टेनेक किस तरीके से उनको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सेंटर बैक्स की जोड़ी की बात करूँ ना, तो एरिक टेनेक का बिल्डअप जो रहता है ना, वो बेसिकली 3 एट द बैक से शुरू होता है। तो उनको चाहिए या तो उनका एक कोई भी फुल बैक रुके पीछे और दो सेंटर बैक, या फिर उनका एक मिडफील्ड प्लेयर ड्रॉप करे उस पीछे लाइन में, और तब वो बैक थ्री की फॉर्मेशन बनाए पीछे और वहां से बिल्डअप करना शुरू करें। तो एरिक टेन के पास देखो बॉल प्ले मेकर अगर मैं बात करूं, तो विक्टर लिंडलॉफ है, ही इज अ ब्रिलियंट बॉल सेंटर बैक, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। हैरी मैग्वायर इज अ ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। राफेल वरान कैन डू डिसेंट वर्क, आई मीन ही इज नॉट दैट गुड, बट राफेल वरान के लॉन्ग डिलीवरीज आर गुड, उसका डिफेंसिव वर्क रेट इज टू गुड, इंटरसेप्शन एंड एवरीथिंग। देखो, सिर्फ बिल्डअप नहीं करना है भैंचो, डिफेंड भी करना है। तो सिर्फ इसके बेसिस पे प्लेयर्स को नहीं खिला सकते कि बिल्डअप कर रहा है तो अच्छा है। हमें बहुत ही सोच समझ के अपनी जो टीम है वो सेट करनी होगी एरिक टेनहैग के अंडर। और एरिक टेनहैग अगर हैरी मैग्वायर से परफॉर्मेंसेस निकलवा लेंगे अगर, तो भाई इससे बढ़िया बात क्या होगी। बट मुझे लगता है कि हमें फिर भी एक सेंटर बैक को लाना पड़ेगा, और जूलियन टिम्बर की जो न्यूज आ रही है कहीं ना कहीं वो सच होती दिख रही है मुझे कि हाँ आ सकता है जूलियन टिम्बर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एरिक टेनहैग आईएक्स के साथ आते टाइम इस डील को फाइनलाइज करके आएंगे, या फिर आने के बाद भंग भोसड़ा होगा अगले 2 महीने तक। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। मिडफील्ड मैंने आपको बता दिया, अब आती है बात आपके वाइड प्लेयर्स की। तो अभी इस वक्त पे ना एरिक टेनहैग एक प्रॉपर नंबर 9 के साथ खेल रहे हैं। आपको आईएक्स का वो सीजन याद होगा जब आईएक्स ने स्पर्स के साथ सेमीफाइनल खेला था। उस सीजन में ना वो एक फॉल्स 9 के साथ खेल रहे थे, वो एक सेकंड स्ट्राइकर के साथ खेल रहे थे, जहां ड्यूसन टैडिच खेल रहे थे उनके नंबर 9 basically. Jackie Dusan Tadic is not a out and out number 9. He's more of a second striker, a number 10, or you can even say he's more of a wide player. अब यहाँ पर हमारे पास सैंचो है, एलेंगा है, रेशफोर्ड है, और रोनाल्डो है। एक नंबर लाइन आने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी हमें, क्योंकि रोनाल्डो को आप 38 गेम प्रीमियर लीग के नहीं खिला सकते। इस एज पे तो नहीं, बेसिकली देखो यार, किसी को बुरा लगे तो भले ही लग जाए, बट ये रियलिटी है। रोनाल्डो एज कर रहा है, और वो चीज उसके गेम में दिख रही है, उसका फर्स्ट टच हो, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होता दिख रहा है हमें। और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे वो चीज आपको और ज्यादा मैग्नीफाई होती हुई दिखेगी। तो हमें एक नंबर 9 की दरकार बिल्कुल होगी। अब एरिक टेनहैग को लाने का सबसे बढ़िया रीजन पता है क्या है? कि वो यूथ को डेवलप करने में माहिर है। आप अगर आईएक्स के में उसका टेन्योर देखोगे, उसने 3 टीमें खड़ी की, और उसने उन 3 टीमों में उनकी यूथ का बखूबी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर एक प्लेयर जो कि सबसे ज्यादा खुश हो रहा होगा ना उनके अराइवल से, वो होंगे डॉनी वेंडबी, क्योंकि डॉनी वेंडबी की वो सेकंड स्ट्राइकर का रोल फिल करते थे बिहाइंड ड्यूसन टैडिच, जो कि बहुत बड़े बड़े गेम्स में गोल स्कोर करके गए, चाहे वो यूवेंटस के अगेंस्ट हो, चाहे वो मैड्रिड के अगेंस्ट हो। तो डॉनी वेंडबीक हो सकता है अपना यूनाइटेड का करियर रिवाइव कर जाए एरिक टेनहैग के अंडर, बट पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि डॉनी वेंडबी कितना कमिटेड होकर प्रैक्टिस सेशंस में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी गलती मैनेजर्स की है, कि मैनेजर्स ने डॉनी वेंडबी को चांस नहीं दिया। आई थिंक कहीं ना कहीं डॉनी वेंडबी की भी गलती है कि डॉनी वेंडबी कहीं कभी अपना एक स्टैंप छोड़ ही नहीं पाए मैनेजर के ऊपर, और यही बात उनको ले डूब सकती है आने वाले टाइम में भी, अगर यू एरिक टेनहैग आ भी जाते हैं तो। बट देखते हैं क्या होता है। तो इस पे ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है बेसिकली, अभी मैंने
वो जो चौथ भांगड़े होते हैं ना, कि वो प्लॉट कर दिया और पोजीशन दिखा दी प्लेयर्स की, वो नहीं किया है। उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टाइम चाहिए मुझे उसके लिए। बट मैं एक बेसिक सी वीडियो बताना चाहता था कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से प्लेयर्स इंप्रूव कर सकते हैं एरिक टेन हैग के अंडर, और कौन से प्लेयर्स को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। अब बाहर का रास्ता देखने वाले प्लेयर्स में नाम हो सकता है वैन बिसाका का, नाम हो सकता है स्कॉट मैकटोमने, आई थिंक वर्क कर सकते हैं, बट बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा स्कॉट मैकटोमने को अपना बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेड कैन बी अ क्रूशियल प्लेयर, और आई थिंक एरिक बाई का जाने का वक्त आ चुका है। अगर हम डेविड डिया को नंबर वन बना के रखेंगे तो डीन हेंडरसन जा सकते हैं, बट अगर उन्हें एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए, तो आई थिंक डीन हेंडरसन रुक सकते हैं और वो नंबर वन बन सकते हैं, और डेविड डिया को जाना पड़े। तो कमेंट्स में बताइए भाई कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स क्लब छोड़ के जाएंगे एरिक टेन हैग के आने के बाद, और कौन से प्लेयर्स को हमें लाना पड़ेगा, और कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा एरिक टेन हैग के इंक्लूजन से अकेडमी के ऊपर, और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अकेडमी से आप आते देख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो चार्ली मकनील और गनाचो वो दो प्लेयर्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आएंगे। और हम सबको पता है भाई, जेम्स गार्डनर इज ऑन लोन नॉटिंघम फॉरेस्ट पे, तो उनका इंक्लूजन होगा या नहीं वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन स्कॉट मैकटोमनी, इज अ मच बेटर प्लेयर देन फ्रेड फॉर श्योर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। टिल देन वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बीच वीडियो में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहता। बट अगर आप एंड तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।